हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज हम दो सेक्टर की कंपनीज के बारे में बात करेंगे। पहला सेक्टर है हमारा एएमसी सेक्टर एंड दूसरा सेक्टर आता है हमारा ब्रोकिंग सेक्टर। अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा कि हम कौन सी चार कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्कशन होगा ये पूरे के पूरा डेटा और फैक्ट्स के ऊपर होगा। यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन है वो भी मैं आप लोग को एंड में दूंगा, बट इसको आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं समझ के चलना है। ना ही मैं आपको कोई बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इनको सेल करो। आपको वही करना है जो आपको सही लगता है। बस यहाँ पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस के बारे में मैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ओके, सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी एएमसी कंपनीज के साथ। तो एएमसी कंपनीज का क्या काम होता है? बहुत सिंपल सा यही काम होता है उनका कि उन्हें अपना पूरा का पूरा जो उनके पास एसेट आता है उसको मैनेज करना होता है, एंड इसी वजह से इनको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं। अब एसेट को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये जो कंपनीज हैं ये अपने एसेट को म्यूचुअल फंड्स में पार्क करती हैं या फिर ये ईटीएफ से बेचती हैं। तो अगर आपने आज तक कभी भी कोई गोल्ड ईटीएफ खरीदा हो, आपने सिल्वर का ईटीएफ खरीदा हो, निफ्टी का ईटीएफ खरीदा हो, तो वो भी यही सारी कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं। आई होप आपने सुना होगा, राइट? आईटी बीज, निफ्टी बीज। तो ये बीज कौन प्रोवाइड करता है? ये निपॉन इंडिया प्रोवाइड करता है। तो उनको उसी से कमीशन मिलता है, उनका उसी से पैसा बनता है। यही काम एचडीएफसी एएमसी भी करता है। यही काम आपका कौन करता है? आईसीआईसीआई एएमसी। तो अगर अभी आप जाके अपनी जीरोधा पे एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 डालोगे तो वहां पे भी एक ईटीएफ आ जाएगा, जिसको अगर आप बाय करोगे तो इनको उससे फायदा होगा या फिर इनको उससे कमीशन मिलेगी। नाउ इनके और भी बहुत सारे काम होते हैं। आपने देखा होगा कि एसबीआई अपना म्यूचुअल फंड चलाता है, ग्रोथ म्यूचुअल फंड चलाता है, वैसे एचडीएफसी भी चलाता है, वैसे आईसीआईसीआई भी चलाता है। तो ये एक बेसिक हम लोगों ने बात कर ली कि एक्चुअली में इनका बिजनेस क्या है। ऑफ कोर्स आप लोग और ज्यादा डीप में अगर पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा है, बट वो काम मैं आपके लिए छोड़ूंगा। आज का वीडियो लंबा होने वाला है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये मेरी फेवरेट कंपनीज है, तो मैं इनके ऊपर जितना चाहूं उतना बात कर सकता हूं। नाउ अगर हम बात करें अब इन दो कंपनीज में मुझे बेटर कौन सी लग रही है या फिर यहाँ पे क्या डेटा हमारे सामने है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे इंडस्ट्री की कि भाई एक हमारे पास वो तो होना चाहिए ना बेंचमार्क कि किस पे हम कंपेयर कर सकते हैं इन कंपनीज को। तो जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं 21% से ग्रो करी अगर हम इस क्वार्टर में देखें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एचडीएफसी एएमसी ने कितना ग्रो करा है और आईसीआईसीआई ने कितना ग्रो करा है। तो इंडस्ट्री का 21%, एचडीएफसी का हमारा 20% की ग्रोथ है उसके एयूएम में। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो आईसीआईसीआई एएमसी तो उसमें 26% की ग्रोथ है। तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कौन जीत रहा है? आईसीआईसीआई एएमसी जीत रहा है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मार्केट शेयर कि भाई अगर आपकी कंपनी किसी ऐसी इंडस्ट्री में है जो 20% से ग्रो कर रही है तो आपकी कंपनी का जितना ज्यादा मार्केट शेयर होगा या फिर उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा तो उसके और ज्यादा रेवेन्यूज आएंगे और ज्यादा प्रॉफिट पोस्ट करेगी कंपनी। तो यहां पे देखना बहुत जरूरी कि किसका मार्केट शेयर ऊपर जा रहा है। तो अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो एचडीएफसी एएमसी का मार्केट शेयर है 11.4%, जो कि स्टेबल है या फिर थोड़ा सा नीचे आया है। एंड अगर आप आईसीआईसीआई एएमसी को देखोगे तो उनका है क्लोज टू 13.5%, जो कि 0.1% प्लस हुआ है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे 2% का डिफरेंस है। प्लस आईसीआईसीआई एएमसी मार्केट शेयर गेन भी कर रहा है धीरे धीरे। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन क्या है कि आप यहाँ पे जो ग्रोथ देख रहे हो वो ज्यादा आ रही है आईसीआईसीआई एएमसी में। तो अगर उसकी इंडस्ट्री के हिसाब से आपका एयूएम की ग्रोथ ज्यादा होगी, विच मीन ज्यादा पैसा आएगा, तो सिंपल सी चीज है कि यार उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा। बट एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और आती है। अगर आप इन दोनों कंपनीज को देखोगे ना कि किसके पास ज्यादा एयूएम है, किसके पास ज्यादा पैसा है संभालने के लिए, तो एचडीएफसी के पास कई ज्यादा कम पैसा है संभालने के लिए, आईसीआईसीआई के पास ज्यादा है। स्टिल उस बड़े से बेस पे भी और ज्यादा वो उसको बढ़ा पा रहे हैं। नाउ अगर हम बात करें कि इन्होंने जो अपना रेवेन्यू पोस्ट करा है वो कितना करा है, तो एचडीएफसी ने 17% की ग्रोथ पोस्ट करी है। आईसीआईसीआई ने ऑन द अदर हैंड 20% की ग्रोथ पोस्ट करी है, विच इज अ बेटर नंबर अकॉर्डिंग टू मी। नाउ ये मेजर चीजों के बारे में हमने बात कर ली। ऑफ कोर्स हम चार्ट पे भी चलेंगे, बट एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में अगर आप वैल्यूएशंस को देखोगे ना तो आपको आईसीआईसीआई एएमसी का 50 का पी देखने को मिलेगा, एचडीएफसी एएमसी का 42 का पी देखने को मिलेगा। क्या ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है? आई डोंट थिंक सो। सिर्फ 8 का डिफरेंस है, दैट्स इट। विच मींस अगर हम इसको परसेंटेज में भी देखें तो अगर आज के आज आपका एचडीएफसी 20% ऊपर चला जाता है तो वो सीधे आईसीआईसीआई एएमसी के बराबर हो जाएगा। बट क्या यहाँ पे आपको चीजें देखने में उतनी इक्वल लग रही है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे आईसीआईसीआई एएमसी ज्यादा बेटर लग रहा है। ऑफ कोर्स उसका पी थोड़ा सा ज्यादा है, बट वो कमांड भी करता है ज्यादा पी, क्योंकि एक्चुअली में वो डिजर्व करता है ज्यादा पी कमांड करना। अब मुझे एचडीएफसी में हर एक चीज खराब नहीं लगती, तो दो ऐसी चीजें हैं जो मुझे एचडीएफसी एएमसी में अच्छी लग रही है, बट हो सकता है आगे जाके आईसीआईसीआई एएमसी उनको भी हरा दे। तो पहली चीज जो यहाँ पे आती है वो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो जितना भी आप सेल्स कर रहे हो, राइट, उससे जो आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो जिसका भी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा उसका ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, राइट। तो एचडीएफसी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है 80.3%। याद रखने वाली चीज ये है कि ये अराउंड 1% डाउन है।
Q3 से। तो पहले अगर 81.3 था तो अब 80.3 हो गया, तो इनका मार्जिन गिरा है। बट अगर आप आईसीआईसीआई एएमसी को देखोगे, उनका Q3 में था 73% का मार्जिन एंड इस समय चल रहा है 76% का मार्जिन। तो जिस तरीके से इनका मार्जिन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस हाई है कि इन दोनों का मार्जिन या तो सेम हो जाएगा या फिर आईसीआईसीआई इसको भी बीट कर देगा इस चीज में। नाउ लास्ट चीज जो आती है वो है सबसे ज्यादा मार्जिन किस में होता है। अगर हम देखें कि जो मेरे पास पूरा एयूएम है, जो म्यूचुअल फंड का एयूएम है, उसमें सबसे ज्यादा मुझे मार्जिन कौन से प्रोडक्ट में मिलता है, तो अगर वो प्रोडक्ट में ज्यादा बेचूंगा तो मेरा मार्जिन ज्यादा बढ़ेगा। तो वो हमें सबसे ज्यादा मिलता है इक्विटी में। तो इक्विटी जो हमारा एयूएम होता है, जिसमें हम सीधे इक्विटी में पैसा डालते हैं, वो हमारा ज्यादा मार्जिन वाली चीज होती है। तो अगर एचडीएफसी एएमसी को आप देखोगे तो उसका पूरा एयूएम जो है उसमें से 65% इक्विटी का है, विच इज अ गुड थिंग। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे आईसीआईसीआई एएमसी के साथ, तो उसका आई थिंक सिर्फ 55% का है। तो 10% का डिफरेंस है, जिस वजह से एचडीएफसी एएमसी ज्यादा अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बना पा रहा है। बट ये चीज कब तक चलेगी वी डोंट नो। तो मेरे हिसाब से अगर इन दोनों कंपनीज में मुझे इस समय देखना होगा Q4 के हिसाब से कौन जीत रहा है, तो आईसीआईसीआई एएमसी इज डूइंग वेरी गुड। तो ये था मेरी इन दोनों कंपनीज पे व्यू। अब इसके जो चार्ट्स है ना, वो भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम चलते हैं सीधे स्क्रीन पे। सो एज वी कैन सी, हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करा कि एचडीएफसी एएमसी का पी रेशियो क्या है एंड ऑल, बट चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी एएमसी का। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ऑलरेडी स्टॉक में एक बहुत प्यारी सी रैली आना शुरू हो गई है, ऑल टाइम हाई के आसपास भी जा रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे कोई भी खास पैटर्न नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसने कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग के आसपास के रिटर्न आपको दिए हैं। तो हमें यहाँ पे कोई भी खास पैटर्न देखने को नहीं मिलता, हमें सिर्फ यही पता चलता है कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं से स्टॉक ने सपोर्ट लिया एंड नाउ इट इज गोइंग अप। बट अगर आप इसके पीयर्स में आओगे और आईसीआईसीआई एएमसी को देखोगे, तो आपको देख के काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि यहां पे क्या चल रहा है, ऑल टाइम हाई जो आपका था उसका ब्रेकआउट हुआ है प्रॉपर। एंड अगर आप चार्ट पे देखोगे इसको जाके, ऑफ कोर्स आप जीरोधा पे देख सकते हो, आप ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे उन्हें ओपन नहीं कर रहा हूं, आप सिंपली जाके वहां देखोगे ना, तो आपको ब्रेकआउट और रीटेस्ट दिखने को मिलेगा। एंड दैट टू ऑफ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट एंड ऑल टाइम हाई रीटेस्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो ये चीज मुझे देखी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी एंड इसी वजह से मुझे अगेन अभी भी देख के यही अच्छा लग रहा है कि आईसीआईसीआई एएमसी ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, बट एचडीएफसी एएमसी अभी भी आपका ऑल टाइम हाई पे नहीं। सो हमने अच्छे से समझ लिया कि एएमसी कंपनीज में हमें क्या देखने को मिल रहा है। अब आते हैं ब्रोकिंग कंपनीज के ऊपर, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी चीजें, बिकॉज एंजल वन और ग्रो, हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। ग्रो के अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बहुत जल्दी उसके भी रिजल्ट्स आ जाएंगे, बट इससे पहले भी आप कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज बहुत ईजी रहेगा इनका कंपेरिजन। सबसे पहले हम जरा रेवेन्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी ग्रो ने कोई रेवेन्यू पोस्ट नहीं करा है, बट स्टिल हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गाइडेंस दे के रखी है कि वो 25 से 30% की ग्रोथ पोस्ट करने वाले हैं। तो हमें पहले से पता है कि वो उसके पास, या हो सकता है उससे भी बहुत अच्छा अपना यहाँ पे ग्रोथ पोस्ट कर दे। बट अगर हम इस समय देखते हैं एंजल वन को, तो इसने क्या पोस्ट करा है, 10% का रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच मींस कि लास्ट क्वार्टर Q3 में आपके जितने भी रेवेन्यूज थे उससे 10% रेवेन्यू उन्होंने ज्यादा पोस्ट करे हैं। जब आप एएमसी कंपनीज में आते हो या फिर आप सिंपल ब्रोकिंग कंपनीज में आते हो, एएमसी को भी छोड़ दो, तो ब्रोकिंग कंपनीज क्या सीजनल चलती है? नहीं, ब्रोकिंग कंपनी चलती है आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर की। इस क्वार्टर अगर मार्केट खराब है, अगले क्वार्टर अच्छा हो जाए, क्या पता फिर अगले क्वार्टर खराब हो जाए। तो हमें नहीं पता होता कि गर्मियों में मार्केट अच्छा रहेगा या ठंड में मार्केट अच्छा रहेगा, तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, जिससे हमें रिकवरी भी पता चलती है। अब आप देखोगे तो एंजल वन ने क्या करा है, पिछले 4 क्वार्टर में उन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ पोस्ट करी है। लोग बोलते हैं कि एंजल वन 50% कैसे भाग गया, ये कैसे कैप्चर कर लेते हो एंड ऑल। आपको सिर्फ बिजनेसेस को स्टडी करना है और टेक्निकल चार्ट्स को देखना है। बिना प्राइस को देखे आप बहुत बुरा फंस सकते हो, तो हमेशा प्राइस को देखते हुए चलो। नाउ अगर हम देखें तो इन्होंने जो पैट पोस्ट करा है प्रॉफिट, वो करीब करीब 19-20% का प्रॉफिट पोस्ट करा है इन्होंने। जो ग्रोथ है ऑफ कोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, तो अगर पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ था, इस क्वार्टर में 120 करोड़ इन्होंने पोस्ट करा है। देन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, एंड भाई यहाँ पे ग्रो ने जो तबाही मचा के रखी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। अगर हम यहाँ पे मार्केट शेयर की बात करें ना, तो मार्केट शेयर जो एंजल वन का है वो है 14.86%। एंड ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये 14.86% क्या है, जितने भी एक्टिव लोग हैं, जो भी एनएसई पे लिस्टेड लोग हैं, जितने भी एक्टिव ट्रेडर्स हैं, वो उनका पूरा का पूरा मार्केट शेयर 14.86% है किसके पास, एंजल वन के पास। बट आप जब ग्रो की बात करते हो, उनके पास कितना आपको पता है, 28% प्लस, डबल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आप नंबर्स में देखोगे तो 68 करोड़, अगर 68 लाख लोग एंजल वन पे इस समय एक्टिव हैं, जो कि ट्रेड करते हैं, जिन्होंने लास्ट 12 महीने में एटलीस्ट एक ट्रेड लिया हो, उसकी बात हो रही है। अगर आप ग्रो पे देखोगे तो वो नंबर आता है 1.28 करोड़, मतलब आप समझ रहे हो 128 लाख लोग। तो
जस्ट डबल ही का यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो। बट इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज है कि यार चलो ठीक है, अगर मैं कम हूं ग्रो से, लेट्स से मैं एंजल वन हूं और मैं ग्रो से कम हूं, बट मेरे पास अभी क्या है, यहाँ से रास्ता है ग्रो करने का, तो मैं और ज्यादा मार्केट शेयर अपना गेन कर सकता हूं तुम्हारे पास आने के लिए। बट द इशू इज कि अगर आप देखोगे तो इनके एक्टिव क्लाइंट्स गिरे हैं अराउंड यहाँ पे आपके 50 लाख एक्टिव क्लाइंट्स कम हुए हैं एंजल वन के। क्यों हुए हम सबको पता है, पूरा Q3 इतना ज्यादा खराब गया है, आई मीन Q4 भी इतना ज्यादा खराब गया है कि जिस वजह से आपके एक्टिव क्लाइंट्स गिरना लाजमी है। बहुत लोग ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना कम कर देते हैं। देन अगर आप देखोगे ग्रो को, तो उसका कितना बड़ा है, 40 लाख। तो उन्होंने 30 से 40 लाख क्लाइंट्स को गेन करा है और एंजल वन ने 50 लाख क्लाइंट्स को लूज करा है। इवन जीरोधा ने भी क्लाइंट्स को लूज करा है, अगर आप जाके गूगल पे पढ़ोगे तो। नाउ जब इतनी सारी चीजें आप देखते हो ना, तो एक्चुअली में आपको ये चीजें क्लियर होने लगती है कि इस समय दोनों में बॉस कौन है। तो बॉस है हमारा इस समय ग्रो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऊपर चल रहा है। एंड एक डेटा और है मेरे पास कि जितने भी नए लोग आए हैं, राइट, जितने भी मार्च में नए लोग आए हैं, लेट्स से मेरे पास मार्च में 1 लाख लोग आए जो कि स्टॉक मार्केट में घुसे अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए। उन 1 लाख में से 80% लोगों को किसने कैप्चर करा है, ग्रो ने। तो आप सोचो, एक लौती कंपनी जितने भी नए लोग आ रहे हैं उसमें से 80% लोगों को खींच ले रही है, तो बाकियों के लिए सिर्फ 20% बच रहा है। आप कैसे कंपैरिजन कर पाओगे, राइट? दिस इज लिटरली नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहीं पे एक नंबर आता है। अब नेट एडिशन की बात करते हैं हम लोग। नेट एडिशन का क्या मतलब हुआ कि कुछ जो पुराने क्लाइंट्स होते हैं वो बंद कर देते हैं ट्रेड करना, कुछ नए क्लाइंट्स आ जाते हैं, तो इन दोनों को प्लस माइनस करके आपका जो नेट नंबर निकल के आता है वो क्या आता है। तो एंजल वन ने 10,000 नेट लोगों को ऐड करा है मार्च के महीने में, और ग्रो ने करा है 2.5 लाख लोगों को ऐड। तो आप मतलब यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, सीधे सीधे 25 गुना ज्यादा आगे तेजी से भाग रही है ग्रो कंपनी। अब ये सब चीजें सुनने के बाद आपको यही लगेगा कि भाई एंजल वन को तो हम निकाल के बाहर फेंकते हैं और ग्रो में सारा अपना घर बेच के पैसा डाल देते हैं। बट ये गलती कभी नहीं करनी होती है। आपको चीजें हमेशा दोनों तरफ से समझनी है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है कंपनी में। अगर आप ग्रो को देखोगे, उसका पी रेशियो है 70 के आसपास का, 70 का पी रेशियो है ग्रो का। अगर आप एंजल वन का देखोगे, उसका 20-25 के आसपास आता है। क्या यहाँ पे मुझे ये देख के नहीं लग रहा है कि यार एंजल वन इतना खराब है क्या कि वो 3 गुना कम पी पे ट्रेड कर रहा है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका यहाँ पे व्यू क्या है। अगर हम एंजल वन की बात करें ना, तो इसका पी कितना है, 20 से 24 का। तो अगर अभी के आप हिसाब से मार्केट को देखो, तो ब्रोकिंग कंपनीज का क्या हाल है, सब की सब बर्बाद हुई पड़ी थी। अचानक से मार्केट ने रिकवर करना शुरू करा एंड एंजल वन भागने लगी, आपका 5 पैसा भागने लगा, आपका और भी ब्रोकिंग कंपनीज है, आप आनंद राठी जानते हो, वो भी आपका स्टॉक भागने लगा। तो ये क्या होती है, आपका सीजनल प्ले होते हैं ये कंपनीज। मतलब जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, जब ये कंपनीज की बैंड बजी पड़ी है और आपको पहली झलक दिखती है कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है, तो आपको क्या पता चलता है कि ये कंपनीज भी रिकवर कर सकती हैं, तब आप इनमें पोजीशंस लेना शुरू करते हो। एंड अभी आप देखोगे तो एंजल वन ऑलरेडी 50% का मूव शो कर चुका है। तो अभी बाई करना और पहले बाई करना, जब मार्केट्स थोड़े काफी डाउन थे अच्छे खासे, सब लोग डरे हुए थे कि मार्केट खत्म हो जाएगा, ब्रोकिंग कंपनीज खत्म हो जाएंगी, तो वो एक अच्छा टाइम होता है इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी के लिए वो अच्छा टाइम थोड़ा सा पीछे जा चुका है। स्टिल मैं यही कहूंगा, जो 5 से 10 साल के लिए लोग सोचते हैं, उनके लिए स्टिल दीज कंपनीज आर लुकिंग प्रीटी गुड। आप इनको और ज्यादा जाके पढ़ सकते हो। अब हम लोग चलते हैं चार्ट्स पे, और अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन दोनों कंपनीज में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम चल के डिस्कस करते हैं। एंड देन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इन चारों कंपनीज में से सबसे बेस्ट कौन सी लगी, और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। क्या मैं इतने लंबे एनालिसिस और पोस्ट करूं इस चैनल पे, या फिर हम इसको थोड़ा और शॉर्ट में रख सकते हैं। सो हम आ चुके हैं एंजल वन के ऊपर। एज आई सेड कि इसका अराउंड 32 के आसपास का पीए चल रहा है, विच इज 25 मैंने बोला था, बट मैं भूल गया था कि 10% का इसमें रनअप ऑलरेडी एक ही दिन में आ चुका है। सो अगर आप इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो, तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपको टाइम नहीं मिलता इतना ज्यादा एनालिसिस करने का, तो आप इन वीडियोस को देख के काम चला सकते हो एंड इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो। कैसे बिल्ड कर सकते हो आप, यहाँ डॉक्यूमेंट्स में आओगे ना, तो आपको यहाँ पे पीपीटी देखने को मिलेगी, आप इसको पढ़ लेना, सारे नंबर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इवन जो यहाँ पे अर्निंग्स कॉल होती है, जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स को आप सुन सकते हो एंड उससे काफी आइडिया मिलेगा। बस एक गलती नहीं करनी आपको किसी भी एआई में जाके इन सब चीजों को नहीं डालना और उससे पूछना है कि भाई मेन चीज बता दो। वो आपका काम लगा सकती है बहुत बुरी तरीके से। इवन चैट जीपीटी में आप ये सब कुछ करके देख लो, आपको खुद से पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पे देखें आके एंजल वन के चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो अगर मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊं, दिस इज 3 ईयर चार्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको क्लियर कट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलेगा और नीचे इसको आपको एक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, इसका क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट लेवल आई थिंक 280-290 का था। स्टॉक इस समय ऑलरेडी 320 पे जा चुका है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे एंटर कर रहा होता तो मैं कहीं पे भी नहीं करता, क्योंकि स्टॉक में बहुत बड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका है। मेरी बाइंग प्राइस नीचे की है, जो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस है वो कहीं ना कहीं 250-260 के आसपास का है एंड मैंने इन बॉटम्स में बहुत ज्यादा बाइंग करके रखी है एंड ये मेरा एक लॉन्ग टर्म स्टॉक भी रहा है।
अब हो सकता है मैं आगे चल के इसमें प्रॉफिट बुकिंग करूं। एज आई सेड कि इन कंपनीज को आपको तब बाई करना होता है जब इनके हाल बुरे चल रहे हो, बट ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर आपको फंडामेंटल्स पता है, आपको ट्रेडिंग करना आती है, देन इट कैन बी अ गुड बेट फॉर यू। अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करते हो तो अगेन मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, बट एंजल वन का चार्ट एंड आईसीआईसीआई एएमसी का चार्ट, दोनों का चार्ट मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब एक बार जरा ग्रो पे चलते हैं और इसमें वही सेम चीज हो रही है जो आईसीआईसीआई एएमसी में देखने को मिल रही थी। अगर मैं आपको इसका एक बड़ा चार्ट दिखाऊं ना, तो ये है ऑल टाइम हाई जो कि 190 के आसपास का है एंड स्टॉक ने उसका ब्रेकआउट दिया है और वापस से नीचे आ चुका है उसको रीटेस्ट करने के लिए, या फिर काफी क्लोज है रीटेस्ट करने के लिए। तो एक आप यहां पे चीज देख पा रहे हो कि जो भी हमारे दोनों सेक्टर्स में से जो भी दो कंपनीज हमारी टॉप की थी, अगर हम ग्रो को देखें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, आईसीआईसीआई को देखें तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, एचडीएफसी में अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है ऑल टाइम हाई का, एंजल वन में भी अभी तक ऑल टाइम हाई का कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इवन उसके जो प्रीवियस बड़े रेजिस्टेंस है उनका भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल रहा है कि फंडामेंटली स्ट्रांग कौन है, टेक्निकली स्ट्रांग कौन है। तो आई होप कि इन सब स्टडीज से आपको अच्छी नॉलेज मिली हो एंड आपको पता चला हो कि अब से जब भी नेक्स्ट रिजल्ट्स आएंगे इन कंपनीज के, तो आपको क्या क्या मेजर चीजों को ध्यान में रखना है, उनको देखने के बाद ही आपको इन पे अपना कोई भी व्यू बनाना है। मेरे व्यू में मुझे यहाँ पे क्या लगता है, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो मुझे एचडीएफसी भी पसंद आता है, मुझे आईसीआईसीआई भी पसंद आता है। इस समय के हिसाब से ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई इज डूइंग बेटर। अगर एंजल वन और ग्रो में देखें कोई कंपैरिजन नहीं है, ग्रो इज वे गुड, बट यहाँ पे वैल्यूएशंस का कंफर्ट नहीं है। एंजल वन और ग्रो में अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी अपना पैसा डालना होगा तो शायद मैं ग्रो की तरफ ज्यादा जाऊंगा अपना पैसा डालने के लिए, एंजल वन में कम, क्योंकि एंजल वन में एक तो इतना बड़ा मूव आया है, दूसरी चीज एंजल वन में मुझे ट्रेडिंग के लिए ज्यादा पसंद आता है। बट ऐसा नहीं कि एंजल वन खराब है, एंजल वन इज ऑल्सो गुड, बट ग्रो इज अ शेड और वी शुड शेड सो मेनी शेड्स बेटर। बट यस, वैल्यूएशन का मुझे कंफर्ट नहीं मिलता है। तो अगर मुझे इन चारों कंपनीज में कुछ भी करना होगा तो मैं बहुत ज्यादा सोच समझ के अपनी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से ही करूंगा, अदरवाइज मैं इनसे अभी दूर रहूंगा और मैं पहले सीखूंगा। तो आपका भी यही काम है, आपको अभी सीखना है एंड उसके बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो। एंड बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज लेके आ रहा हूँ एंड फिर आपका काम बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को आप जरूर दिल से लाइक करिएगा। अगर आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इन्हें शेयर करो, सो दैट उन्हें भी सीखने को मिले चीजें, उन्हें भी इन्वेस्टिंग के बारे में पता चले। एंड ऑफ कोर्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो करो। टिल देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।